नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। हमें खुशी इस बात की है कि आप हमारे सभी प्रोग्राम्स को पसंद कर रहे हैं और आपसे हमारा रिश्ता मजबूत हुआ है। और इस रिश्ते को और मजबूत करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए, जिससे हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। आइए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। ऐसे समय जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर हैं, वॉशिंगटन ने साफ कर दिया है कि भारत को ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूके, अमेरिका सैन्य संगठन में शामिल नहीं किया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी ने पत्रकारों से बात करते हुए गुरुवार को स्पष्ट किया कि भारत और जापान को इस संधि में शामिल करने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व ब्रिटेन ने एक संधि की है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया अमेरिकी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियां बनाएगा। इसके अलावा उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले हथियार बनाने की तकनीक भी दी जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के अपने दौरे के पहले दिन यानी आज वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा आज वो कंपनियों के सीईओ के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। बता दें, इस दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से द्विपक्षीय मुलाकात करने के अलावा क्वाड समूह में शामिल ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से भी मुलाकात करेंगे। पेगासस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को तगड़ा झटका दिया है। इसने कहा है कि कथित पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए वह कमेटी का गठन करेगा। इसके लिए अगले हफ्ते आदेश जारी किए जाने की संभावना है। इस खबर का खुलासा गुरुवार को तब हुआ जब मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान पेगासस मामले पर ताजा जानकारी दी। जिस मामले में आज सुनवाई हो रही थी, उनके वकीलों में से एक पेगासस मामले से जुड़े याचिकाकर्ताओं की पैरवी करते हैं। इसी की जानकारी देते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इस सप्ताह से पहले इस मामले पर एक आदेश पारित करना चाहते थे, लेकिन कुछ सदस्यों ने विशेषज्ञ समिति के लिए विचार करने के बारे में सोचा। व्यक्तिगत कारणों से उन्होंने इस समिति का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया, इसलिए देरी हुई। इसके साथ ही सीजीआई रमना ने कहा कि वह अगले हफ्ते पेगासस पर एक आदेश पारित करने की कोशिश करेंगे। सुबह जॉगिंग पर निकले धनबाद के जिला जज उत्तम आनंद को पीछे से ऑटो से धक्का जानबूझकर मारा गया था। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने सीसीटीवी फुटेज देखने और उसके 3D विश्लेषण करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। सीबीआई ने झारखंड हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। बता दें कि पिछले महीने हुई इस वारदात में शुरुआती रिपोर्ट आई थी कि जज की मौत ऑटो की टक्कर से हुई, लेकिन इसके साथ ही हत्या की आशंका जताई जा रही थी। वीडियो क्लिप में दिख रहा था कि जज उत्तम आनंद सड़क किनारे मॉर्निंग वॉक पर थे और पूरी सड़क खाली थी, लेकिन ऑटो ड्राइवर ऑटो को बीच सड़क से किनारे ले आया और जज को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस घटना की वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था। महाराष्ट्र के डोंबिवली में 15 साल की नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना में 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 2 नाबालिग आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। नाबालिग की शिकायत के बाद 33 लोगों के खिलाफ मानपाड़ा पुलिस थाने में कई धाराओं में मामला दर्ज किए गए। डोंबिवली मुंबई से सटे ठाणे जिले में है। अब ठाणे पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया है। मामले पर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रतिक्रिया दी है और सख्त सजा देने की मांग की है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया कि महामारी के दौरान लोगों की मदद करने के लिए बनाया गया पीएम केयर्स फंड भारत सरकार के अधीन नहीं है, बल्कि चैरिटेबल ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें आने वाला पैसा भारत सरकार की संचित निधि में नहीं जाता है। दरअसल कोर्ट में फंड को लेकर याचिका दायर की गई है, जिसमें मांग की गई है कि पीएम केयर्स फंड को राज्य का घोषित किया जाए और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसे आरटीआई के अंदर लाया जाए। जिसके जवाब में सरकार की ओर से कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड को ना तो सूचना के अधिकार यानी आरटीआई अधिनियम के दायरे में पब्लिक अथॉरिटी के रूप में लाया जा सकता है और ना ही इसे राज्य के रूप में सूचीबद्ध किया जा सकता है। पीएमओ में अंडर सेक्रेटरी प्रदीप कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रस्ट पूरी पारदर्शिता के साथ काम करता है और इसके फंड का ऑडिट एक ऑडिटर द्वारा किया जाता है। बिहार सरकार की हर घर नल का जल योजना से नेताओं के परिवारों और करीबियों को जमकर फायदा। द इंडियन एक्सप्रेस ने इसको लेकर रिपोर्ट की है, जिसमें बताया गया है कि इस योजना के तहत उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के परिवार और सहयोगियों को ठेके मिलने के अलावा जेडीयू के पूर्व राज्य सचिव अनिल सिंह के परिवार को भी जमकर फायदा पहुंचाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अनिल सिंह के परिवार को लगभग 80 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया। अनिल सिंह अभी भी राज्य की राजनीति में एक प्रमुख नेता हैं। वहीं उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद की बहू, साले और सहयोगियों को 53 करोड़ का ठेका दिया गया। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार करीब 20 जिलों में इसी प्रकार से नेताओं के परिवार और सहयोगियों को ठेके दिए गए हैं।
इस सूची में बीजेपी के विधायक विनोद नारायण झा के भतीजे भी हैं, जिनको 2019-20 में जब उनके चाचा पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट मंत्री थे तब लगभग 3.5 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने कहा कि ब्रिटेन को कोविशील्ड से कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत में वैक्सीन सर्टिफिकेट को लेकर सवाल है। इसलिए ब्रिटेन कोविन ऐप के निर्माताओं के साथ बातचीत कर रहा है। ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने कहा कि ये स्पष्ट है कि कोविशील्ड कोई समस्या नहीं है, यूके यात्रा के लिए खुला है और हम पहले से ही बहुत से लोगों को भारत से यूके जाते हुए देख रहे हैं। लेकिन हम कोविन ऐप और NHS ऐप के निर्माताओं के साथ सर्टिफिकेशन के बारे में विस्तृत तकनीकी चर्चा कर रहे हैं और इसके लिए तेजी से बातचीत हो रही है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि दोनों देश एक दूसरे द्वारा जारी किए गए वैक्सीन प्रमाण पत्रों को मान्यता दें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने ब्रिटेन द्वारा भारत के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर सवाल उठाए जाने के बाद मोदी सरकार को घेरा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता ने ट्वीट कर कहा कि जब ब्रिटेन ने भारत में कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को यूके जाने से रोक लगाई और भारत ने आपत्ति जताई, तो मैंने भी सवाल पूछा कि आखिर ऐसा क्यों, जब कोविशील्ड को ब्रिटेन के द्वारा ही बनाया गया है। लेकिन अब ब्रिटेन ने साफ किया है कि वो वैक्सीन का विरोध नहीं कर रहे हैं, बल्कि भारत के सर्टिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं। स्वामी ने कहा कि हमारे लिए शर्म की बात है। राजधानी दिल्ली में बन रही सेंट्रल विस्टा परियोजना की जद में 5 मस्जिदें और एक मजार आएंगी। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इन्हें बचाने की गुहार दिल्ली हाईकोर्ट से की है। अदालत ने परियोजना पर रोक लगाने से तो इनकार कर दिया। ये मस्जिदें व मजार 100 साल से ज्यादा पुरानी हैं। इनमें शामिल हैं मस्जिद जब्तागंज, मस्जिद सुनहरी बाग, जामा मस्जिद रेड क्रॉस रोड, मस्जिद कृषि भवन, मस्जिद उपराष्ट्रपति भवन और मजार सुनहरी बाग। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने अदालत में दायर अर्जी में कहा है, ये मौजूदा इबादत गाह हैं, लोगों की संवेदना से जुड़े हुए हैं और ये जरूरी है कि ये स्पष्ट किया जाए कि इनका भविष्य क्या होगा। हाईकोर्ट ने सुनवाई रोक दी है और अब अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी। सेंट्रल विस्टा परियोजना की जद में आने वाली 5 मस्जिदों और एक मजार को बचाने की गुहार को लेकर जस्टिस संजीव सचदेव ने कहा कि सेंट्रल विस्टा परियोजना पर रोक लगाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि परियोजना की समय सीमा तय है, निर्माण की योजना बनी हुई है, ये पुरानी संरचनाएं हैं, सबको पता है, निश्चित तौर पर इसके लिए कोई व्यवस्था की गई होगी। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा सीट पर 30 सितंबर को उपचुनाव होना है। नंदीग्राम से हारने के बाद यहां से ममता बनर्जी मैदान में हैं। ममता बनर्जी इस इलाके में सभाएं भी कर रही हैं और लोगों से भावुक अपील भी कर रही हैं। ममता बनर्जी ने इकबालपुर की एक जनसभा में कहा कि मेरे लिए एक एक वोट बहुत जरूरी है। अगर आप ये सोचकर वोट नहीं करेंगे कि दीदी तो पक्का जीतेंगी, तो ये बड़ी भूल होगी। ममता बनर्जी ने कहा कि बारिश हो या तूफान आ जाए, घर पर मत बैठे रहना, वोट डालने जरूर आना, नहीं तो मैं आपकी मुख्यमंत्री नहीं रहूंगी, क्योंकि और कोई मुख्यमंत्री बन जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।